जब सगे रिश्तेदारों ने ही मीठी बातों के जाल में फंसाकर एक सीधे इंसान का सब कुछ लूट लिया, तो उसने कूटनीति के उन 5 गुप्त रहस्यों से कैसे लिया अपना भयानक प्रतिशोध। जानिए वो 5 बातें जो अपनों से हमेशा छुपानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए और अत्यंत रहस्यमयी अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्रों और आधुनिक मनोविज्ञान में एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कही गई है कि इस संसार में सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं है जो हाथ में तलवार लेकर आपके सामने खड़िदा हो। सबसे भयानक शत्रु वह है जो आपके ही घर के आंगन में बैठा हो, आपके साथ भोजन करता हो और आपसे मीठी मीठी बातें करके आपके मन के सारे राज निकलवा लेता हो। ऐसे रिश्तेदार आपकी कमजोरियों का बहीखाता तैयार करते हैं और सही समय आने पर आपकी ही पीठ में खंजर घोंप देते हैं। जब तक आपको उनकी साजिश समझ में आती है, तब तक आपका सब कुछ लुट चुका होता है। आज की यह कहानी कोई साधारण पारिवारिक कथा नहीं है। यह मानव मनोविज्ञान और कूटनीति का एक ऐसा कड़ीडीडीचवा सत्य है जिसे जानना हर उस सीधे साधे इंसान के लिए जरूरी है जो अपने रिश्तेदारों पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। यह कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में रहने वाले एक अत्यंत परिश्रमी और भावुक युवक रजत की। रजत के पिता महेंद्र जी का एक छोटा सा परिवहन ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। महेंद्र जी के देहांत के बाद रजत ने दिन रात एक करके उस छोटे से कारोबार को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। रजत की पत्नी सुप्रिया एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई स्त्री थी जो हमेशा रजत का साथ देती थी। रजत के परिवार में उसके पिता के बड्ढे भाई यानी ताऊ जी दामोदर और उनका बेटा आलोक भी उसी शहर में रहते थे। दामोदर देखने में बहुत ही सीधे, धर्म कर्म की बातें करने वाले और हमेशा मुस्कुराने वाले व्यक्ति थे। रजत अपने ताऊ जी को पिता के समान मानता था। उसके मन में कोई छल कपट नहीं था। रजत की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसका दिल एक खुली किताब की तरह था। वह अपने घर की, अपने व्यापार की और अपनी योजनाओं की हर छोटी बड़ी बात दामोदर और आलोक को बता देता था। उसे लगता था कि ये तो मेरे अपने हैं, खून के रिश्ते हैं, ये मेरा बुरा कैसे सोच सकते हैं। लेकिन रजत यह नहीं जानता था कि दामोदर की उस मीठी मुस्कान के पीछे ईर्ष्या और लालच का एक बहुत बड़ा जहरीला नाग बैठा है। दामोदर और आलोक अंदर ही अंदर रजत की तरक्की से जल भुन रहे थे। एक दिन रजत बहुत ही खुशी खुशी अपने ताऊ जी के घर पहुंचा। उसने दामोदर के पैर छुए और बोला, ताऊ जी, आपका आशीर्वाद काम आ गया। सरकार शहर के बाहर एक बहुत बड़ा गोदाम बना रही है। उस गोदाम तक माल पहुंचाने की सबसे बड़ी निविदा टेंडर कल खुलने वाली है। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाकर सबसे कम दाम में कागजात भरे हैं। मेरे पास कुल 30 लाख रुपए की बचत थी, वो भी मैंने बैंक की गारंटी में लगा दी है। मुझे पूरा यकीन है कि यह काम मुझे ही मिलेगा। दामोदर ने बहुत ही प्यार से रजत के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अरे वाह मेरे बच्चे, तूने तो मेरे भाई महेंद्र का नाम रोशन कर दिया। भगवान तुझे और तरक्की दे। तू निश्चिंत होकर जा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। रजत वहां से खुशी खुशी लौट आया। लेकिन उसके जाने के बाद दामोदर के चेहरे की मुस्कान एक भयानक और क्रूर हंसी में बदल गई। उसने तुरंत अपने बेटे आलोक को बुलाया। आलोक का भी परिवहन का ही काम था जो घाटे में चल रहा था। दामोदर ने आलोक को रजत की बताई हुई सारी जानकारी दे दी। अगले दिन जब निविदा खुली तो रजत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सरकारी काम रजत को नहीं बल्कि आलोक की कंपनी को मिला था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि आलोक ने रजत के दाम से केवल 10 रुपए कम की बोली लगाई थी। रजत समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी गुप्त जानकारी कैसे बाहर गई। इस हार से रजत का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। उसकी सारी जमा पूंजी बैंक में फंस गई और उस पर बाजार का भारी कर्ज चढ़ाच गया। परेशानियों के इस दौर में रजत और उसकी पत्नी सुप्रिया के बीच छोटी मोटी कहासुनी होने लगी। एक दिन जब दामोदर की पत्नी रजत के घर आई तो रजत ने भावुक होकर अपनी और सुप्रिया के बीच की वह सारी तकरार अपनी ताई जी को बता दी। अगले ही दिन पूरे रिश्तेदारी में और बाजार में यह अफवाह फैल गई कि रजत का दिवाला निकल चुका है और उसकी पत्नी उसे छोड़कर भागने वाली है। सुप्रिया के मायके वालों तक यह झूठी बात नमक मिर्च लगाकर पहुंचाई गई, जिससे रजत का पारिवारिक जीवन भी टूटने की कगार पर आ गया। व्यापार में बर्बादी और अपनों द्वारा उड़ाए जा रहे इस भयानक मजाक ने रजत को अंदर तक तोड़ दिया।
वह समझ चुका था कि उसके ताऊ और भाई ने ही उसे बर्बाद किया है। एक शाम रजत नर्मदा नदी के एक शांत घाट पर बैठा हुआ अपने आंसुओं को पोंछ रहा था। उसके पास अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। तभी वहां एक वृद्ध लेकिन अत्यंत तेजस्वी व्यक्ति आए। उनका नाम था ब्रजेश। ब्रजेश शहर के बहुत पुराने और अनुभवी कूटनीतिज्ञ थे, जिन्होंने बड्ढे बड्ढे राजघरानों और व्यापारियों को अपनी नीतियों से सफलता दिलाई थी। ब्रजेश ने रजत के पास बैठकर कहा, बेटे, जब एक सीधा पैडेज कुल्हाड़ी से कटता है तो गलती कुल्हाड़ी की नहीं, उस पैड के सीधेपन की होती है। तुमने अपनों के भेष में छिपे भेदियों के सामने अपने दिल की तिजोरी खोल दी। जो इंसान अपनी जुबान पर ताला नहीं लगा सकता, वह इस कलयुग में कभी जीवित नहीं रह सकता। रजत ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैंने तो उन्हें अपना समझा था, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे यह सजा क्यों मिली? मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूं। ब्रजेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, रजत, मनुष्य का मनोविज्ञान बहुत ही विचित्र होता है। तुम्हारे सगे रिश्तेदार तुम्हारी तरक्की देखना चाहते हैं, लेकिन वो कभी यह नहीं चाहते कि तुम उनसे ज्यादा तरक्की करो। आज मैं तुम्हें कूटनीति और मानव मनोविज्ञान के वो 5 कड़िढ़े नियम बता रहा हूं। अगर तुमने आज से इन 5 राजों को अपने पेट में दीफन कर लिया तो तुम अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पालोगे और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ही कदमों में आकर गिरेंगे। रजत ध्यान से सुनने लगा। ब्रजेश ने वो 5 गुप्त रहस्य बताने शुरू किए। पहला रहस्य, अपनी वास्तविक आय और जमा पूंजी। रजत, कभी भी भूलकर किसी रिश्तेदार को यह मत बताना कि तुम कितना कमाते हो या तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है। जब तुम अपनी दौलत का बखान करते हो तो रिश्तेदारों के मन में ईर्ष्या पैदा होती है। वे या तो तुमसे पैसे उधार मांगेंगे जो कभी वापस नहीं आएंगे, या फिर वे तुम्हें बर्बाद करने की साजिश रचेंगे। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी गुप्त तिजोरी है। दूसरा रहस्य, घर के आपसी झगड़े और पति पत्नी का मनमुटाव। तुम्हारे घर की चारदीवारी के भीतर क्या हो रहा है, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें क्या कहा, यह बात कभी भी अपनी ताई बुआ या किसी भी रिश्तेदार को मत बताना। जब तुम अपनी घरेलू कमजोरी बाहर बताते हो तो रिश्तेदार हमदर्दी का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वे उसी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारे घर में आग लगाते हैं। घर का भेद बाहर जाना लंका ढहने के समान है। तीसरा रहस्य, अपनी भविष्य की योजनाएं और अगला कदम। तुम कल क्या करने वाले हो ये तुम्हारे बालों को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुमने अपनी निविदा की बात दामोदर को बताकर सबसे बड़ी मूर्खता की थी। जब तुम अपनी योजना बताते हो तो तुम्हारे शत्रु तुमसे एक कदम आगे बढ़कर तुम्हारी योजना को चुरा लेते हैं। अपने कर्मों को अंधकार में रखो और सफलता को शोर मचाने दो। चौथा रहस्य, अतीत की बद्धी भूल या नुकसान। जीवन में जो नुकसान हो गया है या तुमने कोई बड़ी गलती की है, उसका ढिंढोरा कभी रिश्तेदारों के सामने मत पीटो। कलयुग के लोग तुम्हारे घावों पर मरहम नहीं लगाते, बल्कि जब तुम कमजोर पड़ते हो तो वे तुम्हारी उसी पुरानी गलती का ताना मारकर तुम्हें समाज में नीचा दिखाते हैं। पांचवां रहस्य, हमेशा अपना दर्द दिखाओ, अपनी खुशी नहीं। यह कूटनीति का सबसे गहरा रहस्य है। जब तुम पूरी तरह से सफल हो जाओ तब भी अपने रिश्तेदारों के सामने कभी अपनी पूरी खुशी मत दिखाना। उनके सामने हमेशा अपनी छोटी मोटी परेशानियों का ही रोना रो। जब तुम खुद को थोड़ा दुखी या संघर्षरत दिखाते हो तो तुम्हारे रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं और वे तुम्हारे प्रति कोई साजिश नहीं रचते। उन्हें लगने दो कि तुम अभी भी परेशान हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। ब्रजेश के इन 5 नियमों ने रजत की आंखों से मूर्खता और भावुकता का पर्दा पूरी तरह से हटा दिया। उसने ब्रजेश के चरण स्पर्श किए और एक नए संकल्प के साथ उठ खड़ा हुआ। उस दिन के बाद रजत ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। उसने रिश्तेदारों के घर जाना बंद नहीं किया, लेकिन उसने अपनी जुबान पर एक ऐसा ताला लगा लिया जिसे कोई तोड़ दिएच नहीं सकता था। रजत ने सुप्रिया के साथ मिलकर शहर से दूर एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग का व्यापार गुप्त रूप से शुरू किया। उसने इस कंपनी का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा और खुद को केवल एक कर्मचारी के रूप में बाजार में दिखाया। जब भी दामोदर या आलोक उसे रास्ते में मिलते और पूछते कि क्या बात है रजत, आजकल क्या कर रहे हो, रजत अपने चेहरे पर बहुत ही दयनीय भाव लाता और कहता, बस ताऊ जी, किसी तरह कर्ज की किश्तें चुका रहा हूं। एक छोटी सी कंपनी में नौकरी कर ली है। किस्मत ही खराब है मेरी। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। रजत ने यहां 5वें नियम का पालन किया था। यह सुनकर दामोदर और आलोक बहुत खुश होते और उन पर से अपना सारा ध्यान हटा लेते।
उन्हें लगता कि रजत तो अब जीवन भर कीधे मकोधे की तरह जिएगा। 3 साल बीत गए। आलोक का परिवहन का व्यापार अब धीरे धीरे घाटे में जाने लगा था। उनके पास कोई नई योजना नहीं थी। दूसरी ओर रजत का गुप्त व्यापार करोधों में खेल रहा था, लेकिन उसने किसी रिश्तेदार को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। एक दिन रजत को पता चला कि दामोदर और आलोक अपना गिरता हुआ व्यापार बचाने के लिए एक बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हैं। रजत ने कूटनीति का एक बहुत ही भयंकर जाल बुना। उसने बाजार में अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के जरिए यह अफवाह फैला दी कि शहर के पूर्वी हिस्से में जो एक बंजर और वीरान जमीन है, वहां सरकार जल्द ही एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनाने वाली है। रजत ने जानबूझकर एक दिन दामोदर के सामने अपने फोन पर जोर जोर से बात करने का नाटक किया। रजत फोन पर कह रहा था, हाँ भाई, वो जो पूर्वी हिस्से वाली बंजर जमीन है, मुझे किसी भी कीमत पर खरीदनी है। मैंने सुना है वहां हवाई अड्डा बन रहा है। मैं अपना मकान गिरवी रखकर वो जमीन खरीदूंगा। ये मेरी आखिरी उम्मीद है। दामोदर ने जब यह सुना तो उसके कानों खड्डे हो गए। उसका वही पुराना लालच और ईर्ष्या फिर से जाग उठी। उसने सोचा कि अगर रजत वो जमीन खरीद लेगा तो वो फिर से अमीर बन जाएगा। दामोदर ने तय किया कि वह रजत से पहले वो जमीन खरीद लेगा। दामोदर ने तुरंत अपने बेटे आलोक को भेजा और उस बंजर जमीन के मालिक को बाजार भाव से 3 गुना ज्यादा कीमत देकर रातों रात वो जमीन खरीद ली। इसके लिए दामोदर ने अपनी सारी जीवन भर की कमाई और अपना पुश्तैनी घर तक गिरवी रख दिया। जब जमीन की रजिस्ट्री हो गई तो दामोदर खुशी से फूलता हुआ रजत के पास आया और अहंकार से बोला, रजत बेटा, तू जिस जमीन को खरीदने का सपना देख रहा था, वो तेरे इस ताऊ ने खरीद ली है। तू जीवन भर दूसरों के टुकड़ों पर ही पलेगा। व्यापार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। रजत ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और वहां से चला गया। 15 दिन बाद शहर में अखबारों में एक सरकारी सूचना छपी। उस सूचना को पढ़कर दामोदर और आलोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना में लिखा था कि शहर के पूर्वी हिस्से की उस बंजर जमीन को सरकार ने शहर का कूड़ा निस्तारण डंपिंग यार्ड घोषित कर दिया है। उस जमीन पर अब कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता था और उसकी कीमत अब शून्य के बराबर हो गई थी। दामोदर के हाथों से अखबार छूट कर गिर पड़ा। उसे दिल का भयंकर दौरा पड़ा। उसका सारा पैसा, उसका पुश्तैनी घर और उसका पूरा व्यापार एक ही झटके में राख हो चुका था। वह पूरी तरह से सड्ढाक पर आ गया था। उसी दोपहर एक बहुत बद्धी और चमचमाती हुई विदेशी गाड़ी दामोदर के उस घर के बाहर रुकी जिसे अब बैंक वाले जब्त करने आए थे। उस गाड़ी में से रजत उतरा। उसने बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर एक राजा जैसा तेज था। दामोदर जो जमीन पर बैठा रो रहा था, उसने फटी आंखों से रजत को देखा। रजत अपने ताऊ के पास गया और बहुत ही शांत स्वर में बोला, ताऊ जी, कुल्हाड़ी तो वही थी, बस इस बार पेड्डस सीधा नहीं था। मैंने आपको वो बंजर जमीन खरीदने के लिए कभी नहीं कहा था। वो तो आपके अपने लालच और मुझे बर्बाद देखने की आपकी ईर्ष्या ने आपको इस जाल में फंसा दिया। आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। आज आपकी उसी चालाकी ने आपको सड्डे चक पर ला खद्दा किया है। यही कूटनीति है और यही कर्मों का फल है। दामोदर दहाड़ें मार मार कर रोने लगा। उसने रजत के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रजत वहां से मुद्दा और अपनी गाड़ी में बैठकर हमेशा के लिए वहां से चला गया। आज रजत ने बिना कोई हथियार उठाए, बिना कोई गाली दिए, केवल अपने मौन और कूटनीति के बल पर अपना सबसे बड़ा प्रतिशोध ले लिया था। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हमारी असफलताओं पर खुश होते हैं और हमारी सफलताओं में सेंध लगाते हैं। ऐसे लोगों से कभी नहीं लड़ना चाहिए। डैना, उनसे दूरी बना लें और ब्रजेश द्वारा बताए गए उन 5 गुप्त नियमों को अपने जीवन में ढाल लें। अपनी दौलत, अपने घर के झगड़ीरे, अपनी भावी योजनाएं, अपनी पुरानी गलतियां और अपनी असली खुशी कभी भी ऐसे कपटी लोगों के सामने जाहिर न करें। आपका यह मौन और आपकी गुप्त मेहनत एक दिन ऐसा तूफान लाएगी कि आपके शत्रुओं का पूरा वजूद हवा में उड्डे जाएगा। मैं हूं विवेक वर्मा। अपना और अपने राज का हमेशा बहुत गहराई से ख्याल रखें। नमस्कार।